हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका यूपी अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। इसके तहत जो आपको फ्री की कोचिंग दी जा रही है और निःशुल्क जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं मिर्जापुर की साइड से, मिर्जापुर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का वेलकम। और आप सभी अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कीजिए। जैसा कि यहाँ का टैग लाइन है कि पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो अपनी सफलता को पाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए और आपके इसी सफलता के लिए हमारा प्रयास भी आपके साथ है कि हमारा प्रयास और आपका प्रयास दोनों मिलके ही हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपकी ये नीट और जेई की क्लास है और ये मेरी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी हो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेने का। तो स्वागत करता हूं मैं सभी बच्चों का जो हमारे इस योजना में जुड़े हुए हैं, और वो सभी जल्दी से क्लास में आ जाएं, अपनी क्लास को ज्वाइन कर लें सो दैट मैं आगे की चीज़ों को बता सकूं। तो जो कुछ बच्चों का हमारे पास नाम है, जैसे सूरज जी हैं, नीतू जी हैं, हर्ष जी हैं, आशुतोष हैं, लौकुश जी हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें और अपनी पढ़ाई को, ऑनलाइन पढ़ाई को आप स्टार्ट करें इस योजना के थ्रू। तो 2 मिनट का मैं समय देता हूं और 1-2 मिनट थोड़ा सा मैं 2 मिनट का वेट करके फिर मैं लेक्चर को आगे ले चलता हूं। 1-2 मिनट का वेट करता हूं मैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंट होके पढ़िए, बहुत ही कॉन्फिडेंट होके पढ़िए। आपके पास टाइम, एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम को कैसे हमें यूटिलाइज करना है उन सभी चीज़ों को भी अभी मैं बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें तो फिर आगे स्टार्ट करें हम इन चीज़ों को। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मैं आई थिंक ये जो आप सारे लोग हैं वो आर यू कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेज, मैं लाइक डुअल लैंग्वेज। इफ आई एम टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दिस। टोटल इंग्लिश या टोटल हिंदी में थोड़ी सी आपको हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो मैं डुअल लैंग्वेज का यूज करूंगा और डुअल लैंग्वेज को आप प्रेफर भी करिएगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय थोड़े से हम इंग्लिश टर्म्स को फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपके कहीं अगर कंफ्यूजन होता है तो उस पार्ट को, वो इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है उससे वो टैली करते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो देखिए, केमिस्ट्री का मैं फैकल्टी हूँ, मैं केमिस्ट्री के बारे में चीज़ों को आपको बताऊंगा। और दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मेरा नाम आप यहाँ लिखा ही है, अखिल श्रीवास्तव, और एक्स फैकल्टी में मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इससे पहले कालू सराय फिटजी में था। कालू सराय फिटजी न्यू दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, जो भी जेई की तैयारी कर रहा है, उसे जरूर पता होगा। कुछ समय मैं नारायणा में भी रहा, फिर बीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस में रहा, अनअकैडमी के भी प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के लिए। तो 10 से 12 साल में, और जो मेरी बेस्ट रैंक है, जो मेरा बेस्ट स्टूडेंट है यहाँ पे, वो उसकी रैंक है 56 रैंक, ऑल इंडिया 56 रैंक है, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है। अभी वो सेकंड ईयर में, तो 2 साल पहले, कोविड के जस्ट पहले ईयर में, ये मेरी सबसे बेस्ट रैंक जो मैंने प्रोड्यूस की, जो मेरे बैच का था, वो है। तो आपकी भी अगर कोई क्वेरी हुई केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप उसे पूछ लीजिएगा, बट आपको मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट को, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़िए। उससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ें बाहर की नहीं आने वाली। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे फोकस कीजिए। तो इन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी में। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, तो आते ही मान मुझे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, लाइक ऐसा चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, बट फिर भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला चैप्टर है, पहला क्लास है, सॉरी। तो पहले क्लास में मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ
तो ऐसा क्या जरूरत है कि मुझे मैं स्ट्रेटजी बताऊं, सीधे सीधे चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, मेरा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप क्वेश्चन को बताइएगा, सुन के बताएंगे क्या सभी लोग? क्या सभी लोग मेरे क्वेश्चन को बताएंगे? आप लोग ध्यान से सुन के क्वेश्चन बताने के लिए रेडी हैं सभी लोग? अगर रेडी हैं तो जरा सा मुझे मैसेज करें, इस पे मैसेज करिए। मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे, वाई डू यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर और डॉक्टर? या आप यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, हम जो यहाँ पढ़ने आए हैं, तो पहले हम इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर और डॉक्टर? आप इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्यों इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? बताइए, वाई डू यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर या डॉक्टर? इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए, तभी आपको क्लियर होगा कि हम स्ट्रेटजी की क्यों बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, कुछ लोगों के मन में होगा, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि इंजीनियर और डॉक्टर बन के हम क्या करेंगे? इंजीनियर और डॉक्टर बन के क्या करेंगे हम? खूब, या तो कुछ लोग मनी के लिए इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ लोग घर के लिए, कुछ लोग गाड़ी के लिए, या लंबे लंबे शौक के लिए, या कुछ लोगों के या कुछ स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि वो अपनी कंट्री को हेल्प करेंगे, अपने प्रदेश को हेल्प करेंगे, अपने जिले को हेल्प करेंगे। ये भी एक भाव हो सकता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ भाव है कि आप हेल्प करना चाहते हैं अपने लोगों को, रादर देन आप मनी भी कमाइए, पैसे भी कमाइए और हेल्प भी करना चाहिए, अगर आपका ये दोनों एम है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी इसलिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले, देखिए सिंपल सी चीज है, 2 साल आप जो स्टडी करते हैं, तो 2 साल की स्टडी में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नीट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें छोड़ने के लिए हैं। किन चीजों को आप पढ़ें तो वो उनके ज्यादा आने के चांस हैं, और किन चीजों को अगर आप स्किप भी कर दें या थोड़ा बहुत पढ़ लें या उसके फॉर्मूले को पढ़ लें, तो भी आपको पता चल जाए कि इन चीजों से इतना ही चीजें हमारी होंगी। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उस चीजों को हम बातें करेंगे। क्या आप सभी इस बात से एग्री हैं? क्या आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक को कम फोकस करना चाहिए? क्या अगर इस चीजों से कितने लोग डिसएग्री हैं कि ना भी पता चले तो भी काम चलेगा, और कितने लोग एग्री हैं? अगर आप एग्री हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको आगे की अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए हम कुछ बातें करते हैं नीट का, जो करंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे चीजें आ रही हैं, क्या है उनका पोर्शन। तो देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, नीट में केमिस्ट्री की बात करूं, तो 45 क्वेश्चन आपके आते हैं केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के। फिर 45 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के। ठीक है, 45 हो गए फिजिक्स के, और 90 क्वेश्चन आपका, इसको बोलते हैं बायो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जुलॉजी बॉटनी नहीं, कुछ जुलॉजी का कभी पोर्शन ज्यादा हो जाता है, कभी बॉटनी का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, बट ओवरऑल आपको 90 क्वेश्चन आएंगे बायो के। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नीट का अभी का करंट का पैटर्न है। अच्छा, अगर आप इन सारे को ऐड कर दीजिए, जरा ऐड करके बताइए कितने क्वेश्चन हो गए। क्या ये आपके 180 क्वेश्चन हो गए? क्या 180 क्वेश्चन हो गए क्या? तो विद इन टाइम फ्रेम में 180 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको पता चल गया, केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में 45, बायो में 90 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स डिसाइड किया है वो है
4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा, 4 मार्क्स मिलेंगे तो 4 मार्क्स के हिसाब से अगर आप इसे जोड़िए तो 720 मार्क्स हो गए टोटल। आपके टोटल मार्क्स हो गए 720 मार्क्स आपको नीट जेई में टोटल मिलेगा। ठीक, इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्क्स भी होता है, एक क्वेश्चन पे एक नेगेटिव मार्क्स भी होता है ना। और अगर आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया, मतलब क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो 0 मार्क्स, क्वेश्चन कर लिया तो आपको, अब देखिए क्वेश्चन कर लिया तो 2 चांसेस हैं, क्वेश्चन सही होगा तो ही आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स, और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको एक नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को आप छोड़ें और किस क्वेश्चन को अगर आपको आता है, कितना एक रिस्क फैक्टर लेके कहां तक हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आप समझ लीजिए कि नीट में सिलेक्शन फिर इजी हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको एक स्ट्रेटेजी के वे से अगर आप मूव करें तो माइनस मार्क एटलीस्ट आप कुछ ना करें, तो क्वेश्चन को छोड़ना आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम छोड़ें, सो दैट आपको कम से कम 0 मार्क्स मिले। अगर आपने गलती कर दी तो ध्यान रखिएगा आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप में से कितने हैं जो 0 मार्क्स लेना चाह रहे हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं, रिस्क लेंगे, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रिस्क लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे, तो जो ऐसे हैं तो वो थोड़ी सी चीजों को अपनी रेक्टिफाई कर लें। मेरे ख्याल से अगर वो रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उनको नीट और जेई में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एटलीस्ट वो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं इसमें सिलेक्शन की बात करूं तो ये देखा गया कि 140 मार्क्स 150 मार्क्स पे भी है तो आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। हालांकि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, आपको कॉलेज नहीं मिलता, बट सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो इतने मार्क्स, और अगर आपको अच्छा सिलेक्शन चाहिए, मतलब अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपके कम से कम 600 प्लस के मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में 600 प्लस का अभी लास्ट ईयर गया था, तो आप उसी के एवरेज में लेके चलिए, उसी के रेंज में लेके चलिए कि कम से कम 600 मार्क्स आपके पास, 580 मार्क्स, 590 मार्क्स, 610, इसके रेंज में आप लेके चलेंगे तो आप ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में होंगे। तो अब ये मार्क्स 600 मार्क्स आएगा कहाँ से, 600 मार्क्स आएगा कहाँ से? तो एक बात बताइए, अगर आपको मैं ये बोल दूं कि केमिकल बॉन्डिंग में यही वाला पार्ट आएगा, यही वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा? क्या आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप इस तरह से पढ़ाई करके आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें, और एटलीस्ट कुछ ना कर सकें तो नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकें, नेगेटिव मार्क्स पे ना जाएं। आपने सुना होगा कि बोर्ड में, जो देखा भी होगा कि बोर्ड में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में फेल होता है, बट नीट जेई में सब बच्चा पास भी नहीं होता। नीट जेई में सारे बच्चे पास भी नहीं होते। रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि नीट जेई आपको फेल करने के लिए बना है। एकदम सिंपल सी बात समझिए, आपको फेल करने के लिए बना है। आप अगर सही स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप गलत ढंग से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किसमें कितने मार्क्स चाहिए, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक पूरे स्कीम पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ से पेपर आने के चांस है, कहाँ आपको छोड़ना है, कहाँ आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स होने चाहिए। तो जब मैं चैप्टर में एंटर करूंगा तो मैं चैप्टर में भी बताऊंगा कि इन पार्ट को आप पढ़ लीजिए, इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी होगा। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हैं? अगर आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिए, क्योंकि मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको मूव करना चाहिए, कितने नेगेटिव, कितने जीरो, कितने पॉजिटिव, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स आपको लेना है, और अच्छे कॉलेज के लिए भी कितने मार्क्स लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक नीट की स्ट्रेटजी में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब मैं थोड़ा सा जो बातें करूंगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही करूंगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें केमिस्ट्री से
रिलेटेड चीज़ों को ही बताऊंगा। क्लियर? तो अब जरा हम लोग नीट जेई, यहाँ तक आपको अगर चीज़ें क्लियर हो गई हों तो बताएं। रोहित जी, अंचल जी, अनिल जी, जो भी क्लास में है, शिवांगी जी, जो भी लोग क्लास में हैं, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ी सी हम बातें आगे करते हैं नीट से रिलेटेड। आगे चलें, हम लोग आगे चलें। तो नीट से रिलेटेड देखिए, अगर हम बात करें कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ना क्या चाहिए नीट में, आपको किस बुक को प्रेफर करना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। आप में से कई ऐसे हैं जो अभी एग्जाम देने जा ही रहे हैं। जब भी आपका गवर्नमेंट के साइड से आ जाएगा कि एग्जाम देना है, तो आपको नीट का एग्जाम देना है, तो आपके पास टाइम कम है। तो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप क्या पढ़ें, किस बुक को प्रेफर करें और किस तरह से चीज़ों को पॉइंट वाइज करें, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज़, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी में जो आपका बायो का पार्ट है, बायो का पार्ट आपका पूरा एनसीईआरटी से आता है। केमिस्ट्री का भी जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट आपका एनसीईआरटी से आता है। कुछ पोर्शन जो होते हैं वो थोड़ा सा एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट वे से वो पूछते हैं, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि आप एटलीस्ट एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। फिजिक्स में भी जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, पीछे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उस चीजों को आप फोकस करें। तो एनसीईआरटी जरूर फोकस करें, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के आप एग्जाम को अच्छे से मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे, अच्छे से चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इतनी भी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो नीट के जो भी बच्चे उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अच्छा, एनसीईआरटी के बाद जो नोट्स, जैसे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजों में भी, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है? तो जो नोट्स मैं दूंगा आपको वो पढ़िए, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक? और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक हैं, कम से कम आपको 15 साल के क्वेश्चन लगाने चाहिए। हालांकि आप मार्केट में जाएंगे तो 20 साल का, 25 साल का आपका मिल जाएगा, बट आपको मिनिमम आपको लास्ट से स्टार्ट करिए। मतलब अगर 2021 में दे रहे हैं तो 20 का जो पेपर हुआ वो कीजिए, पीछे से करिए, मतलब 19 का करिए, फिर 18 का करिए, फिर आप 17 का करिए, फिर 16 का करिए, फिर 15 का करिए। ऐसा नहीं करिए कि 15 का किया, फिर 16 का किया, फिर 17 का किया, फिर 18 का। नहीं, पीछे से मूव करिए। मतलब आप बैक साइड से अगर आप मूव करेंगे तो जो जिस चीजों पे फोकस हो रही हैं, जो रिसेंट में जो चीजें आ रही हैं, वो चीजें आपको पता चलेंगी। और ऐसा भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, ये ऐसा मैंने देखा है कि कई क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन भी, कुछ डिक्टो क्वेश्चन भी एंड जो है आपके प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। तो आप अगर 15 साल के पेपर लगा लेते हैं तीनों में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो आप बहुत ही कंफर्ट जोन में है, बहुत ही सेफ जोन में है। तो दूसरा चीज आपको ये करना है, तो जब भी हमारे क्लासेस चलेंगी तो क्लास का जब लेक्चर खत्म हो तो कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी दूंगा और आप उसको पेपर को भी करने की कोशिश करें अपने से। ठीक है? मैं होमवर्क भी दूंगा और आप इसको को करने की भी कोशिश करें। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, नोट्स पढ़ना है जो मैं आपको दे रहा हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक लगाना है। इतना ही जो अभी नीट का एग्जाम दे रहा उनके लिए यही कंपल्सन है कि इतनी 3 चीज जरूर करें। वो इससे ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज योर पार्ट, बट अगर आप इससे कम से कम, एटलीस्ट अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो आपको मिनिमम इतना करना चाहिए। बाकी अगर कोई लोग जैसे
जीआरबी की बुक आती है, जीआरबी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बट अभ्युदय की साइट पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी नोट्स हैं और ये सारी चीज़ें आप उन्हें भी डाउनलोड कर लें, उससे भी पढ़िए, वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस एक बात मैं यहाँ और फोकस करूँगा, जल्दी से बताइए, उस बातों को बता दूं क्या? एक बात और फोकस करूंगा कि जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, वो थोड़ा सा ऐसा लीजिए जिसमें गलतियां कम हो। इसको ध्यान रखिए, जिसमें गलतियां कम से कम हो उनको लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्स यही बुक लीजिए वही बुक लीजिए, बट मैं ये कह रहा हूं जिसमें गलतियां कम है। और गलतियां कम है तो किसी ब्रांडेड बुक को देख लीजिए, कई बुक्स आती हैं, कई ब्रांड हैं आपके फील्ड में, तो उनकी बुक्स ले लीजिए, उनके क्वेश्चंस करिए। डाउट होता है तो डेफिनेटली आप पूछिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जहाँ पे जुड़ेंगे वहाँ पे भी आप मैसेज करिए, टीचर से पूछिए। और सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। आपको क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है, और इसी बार लेना है, और कम से कम बेयर मिनिमम आपको इतनी चीजें करनी है। ठीक है, तो कौन कौन से बुक लेंगे? एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए जो हम लोग दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 15 साल के, 15 साल से कम पे मत जाइए। कुछ लोग बोलते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल, नहीं, 15 साल कम से कम। अगर आप 20 साल लगा ले रहे हैं दैट्स ओके, तो 2-2.5 महीने अगर आपको मिल रहे हैं और आप 15 साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक पेपर में आपके 45 180 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन, आपका अगर 10 साल का भी लगाएंगे तो 1800 क्वेश्चन हो गए। तो 1800 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या इसमें से कुछ पोर्शन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बुक वाइज और नोट्स वाइज। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें हम इसके बाद और भी करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री की चीजें बताऊंगा। नोट्स के बाद इतनी चीज आप कर लें तो जेई जो भी आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनकी इतनी स्ट्रेटजी से कर लें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि क्या क्या करनी है। उससे पहले मैं थोड़ा जेई मेंस के जो बच्चे हैं, जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या पैटर्न है, उनको किस तरह से मूव करना चाहिए, उनको किस तरह से जाना चाहिए, कैसे अपने चीजों को रखना चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो इसको देखिए जरा आप लोग, जहां भी आपको डाउट हो, जहां पे भी डाउट हो, आप उसे प्लीज बताने की कोशिश कीजिए, सो दैट हम लोग यहाँ पे आपको चीजों को रिजॉल्व कर सके। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, बातें समझ में आ रही हैं, एक बार मैसेज करें। जो स्टूडेंट जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टूडेंट जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो देखिए मेंस ने जो मेंस की का एग्जाम ले रहा है, जो बॉडी एनटीए ले रहा है, उसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ले रहा है इसका एग्जाम, उसने इस बार पैटर्न कुछ चेंज किया है। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पे आप क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहले, इस बार के पहले अगर बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ईच, मतलब केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के भी हो गए, और 30 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ्स के। तो आपके टोटल करने होते थे 90 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल करने होते थे 90 क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू टाइप, मतलब इसमें सभी क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट आंसर थे। सिंगल करेक्ट आंसर में इसमें भी वही है, आपके 4 मार्क्स मिलते थे और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स था। लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मेंस ने चेंज की है, उसको आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन तो आपके अभी भी आएंगे 30-30,
जो नया पैटर्न है उसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का, और 30 क्वेश्चन आएगा आपका मैथ्स का। ठीक, लेकिन इस बार क्या चेंजेस किया है कि इस बार उसने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। इस बार उसने उसे 2 पार्ट में कर दिया। तो जो फर्स्ट पार्ट करेंगे, जैसे सेक्शन ए कर दिया है और सेक्शन बी कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये बोला गया है कि जो सेक्शन बी है कि इन 10 में से केवल 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो टोटल अगर आप बात करें तो एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब ए पार्ट के तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बी पार्ट के 10 में से उसके कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, अभी आपको अगर आप बात करें तो 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन आपको, 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और इन 75 क्वेश्चन में जो बी वाला है, मतलब जो 5 क्वेश्चन आप करेंगे ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ये आपका थ्योरी आपका होगा लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब जैसे कहीं आपको पीएच पूछ लिया गया तो पीएच की वैल्यू आपकी वहां आएगी 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, लाइक दैट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या आपको वेपर प्रेशर पूछ लिया जाए तो वेपर प्रेशर पूछा कि जो वेपर प्रेशर आया उसके दोनों डिजिट को ऐड करके बताइए क्या है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है 5 क्वेश्चन आपको जो करने हैं उसमें 2 चीज जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इन 5 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन 5 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप इन पांचों क्वेश्चन को जरूर करें। अगर आपके गलत भी हो जा रहे हैं तो माइनस तो कुछ आ ही नहीं रहा आपका, एटलीस्ट मिनिमम 0 होगा। लेकिन पहले क्या था कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो बेटर ये है, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि इन 5 क्वेश्चन को जो है, यानी कि 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 5 क्वेश्चन मैथ्स में, टोटल 15 क्वेश्चन आपको करना ही है। अगर आपने थोड़ा सा नहीं भी पढ़ा है तो भी एटलीस्ट उसे कोशिश कीजिए, प्लानिंग ऐसी हो कि वो आप उसे कर जाएं। ठीक है, बाकी जो 20 क्वेश्चन है, ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको, इन 20 क्वेश्चन को करते समय थोड़े से आप अवेयर होके करिए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है और आंसर कर दिया, लग रहा नहीं। जब आप व्हेन यू आर डैम श्योर कि दिस इज द करेक्ट आंसर, ओनली देन यू आर जस्ट गोइंग टू मार्क इट, तभी आप इसे मार्क कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बी वाले में तो आप, बी पार्ट में नहीं, जो 5 क्वेश्चन है उसमें आप पूरा कर लीजिए, और बाकी के जो पार्ट है उसमें आप डिवाइड करके कर लीजिए। मार्किंग स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है, मार्किंग स्कीम अभी भी 4 मार्क्स के हैं और A1 माइनस है। देखिए जे मेंस के पैटर्न जो 2-3 साल से चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो इस बार का जो पैटर्न है वो इस पैटर्न पे हम जा रहे हैं कि 25 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, 30 में से आपको 30 में से 30 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो देखिए मेंस का रिजल्ट, अगर आप मेंस में आप जो लास्ट ईयर था 110 120 पे भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में। तो अगर आप 100 मार्क्स पे भी हैं इस बार 100 मार्क्स पे भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मींस यू आर क्वालिफाई फॉर द जेई एडवांस। आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जेई एडवांस आप लिखेंगे ये श्योर है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए एडवांस और मेंस में इतने मार्क्स पे रह गए तो आपका सिर्फ सिलेक्शन होगा, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा ये मार्क्स थोड़ा और अच्छा जाए। हाँ, अगर आप 250 पे हैं, अप्रॉक्स 250 पे, तो
इट इज़ गुड मार्क्स, ये अच्छा मार्क्स है। 300 पे तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब श्योर अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को फोकस करिएगा कि कहाँ आपको चीज़ों को छोड़ना है, कहाँ चीज़ों को पकड़ना है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ पॉजिटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे कर लेंगे। तो होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिन्हें कोई डाउट हो वो एक बार कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर दीजिएगा, और जिस ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे भी डाल दीजिएगा, तो मैं आपको एक बार चीज़ों को क्लियर आउट कर दूंगा जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 100 क्वेश्चन आप लाने की कोशिश कीजिएगा, एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो 100 क्वेश्चन लाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप अभी भी 1.5 महीने भी पढ़ने, अभी जैसे आपका एक एग्ज़ाम अप्रैल में है, फिर एक मई में, अभी अभी के हिसाब से एक अप्रैल में डेट आ रही है और एक मई में आ रही है। तो अप्रैल तो आपका ये बीत ही गया, कम से कम अब 10-15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-12 दिन में एग्ज़ाम की डेट आ जानी चाहिए, 26-27 तक जो भी है, 20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो और उसके बाद मई वाले के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। अप्रैल तो आपका जो है ठीक है, क्योंकि अभी आपका 10 दिन है, कितना मेहनत कर पाएंगे, लेकिन अभी से आप मई वाले के लिए तैयारी करिए। और कम से कम, और अप्रैल में एक टारगेट लेके चलिए कि कम से कम अप्रैल में 100 मार्क्स तो लेके आइए, 100 मार्क्स तो लेके आ जाइए। और अब मई वाले के लिए आपको टारगेट रखिए कि 250 पे रख के, अगर आप 250 में हैं मई वाले में, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी, यानी मेंस में काफ़ी अच्छे जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। और एडवांस भी आपके मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, बट होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि आपका अगर डेप्थ हो जाएगी, क्लियर चीज़ें होंगे कॉन्सेप्ट, तभी आप जाके इन चीज़ों को आगे कर पाएंगे। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या स्ट्रेटजी अभी चल रही है हमारी गवर्नमेंट की साइड से। तो जेईई मेंस की थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा मैं उसके आगे बात करता हूँ। बुक्स एंड नोट्स, ठीक है, बुक्स और नोट्स, क्या बुक्स लेनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी सीरियस है ना पढ़ाई के लिए? देखिए लाइफ में जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक चीज़ें बनेंगी नहीं। तो थोड़े से सीरियस रहिए, थोड़े से चीज़ों को समझिए। अभी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हाईली मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर जैसे ही ऑफलाइन होगा तो चीज़ें और थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। तो आप थोड़े से मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करते रहें और चीज़ों को गेन करते रहें। तो बुक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूँ। केमिस्ट्री की बात करिए, केमिस्ट्री में मैं थोड़ा सा बुक्स बता देता हूँ पूरा। केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिए, और एनसीईआरटी का कम से कम इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो है वो जरूर पढ़िए। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से उतना मतलब चीज़ें आती हैं, बट थोड़ा सा उसमें डेप्थ की बातें पूछ ली जाती हैं, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, इनऑर्गेनिक पूरा का पूरा, ठीक है। फिर अगर आप फिजिकल की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा फिजिकल में, और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा, और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी से थोड़ा सा थोड़ा आपको कुछ चीजें एनसीईआरटी ने पीछे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, वो क्वेश्चन जरूर करें, वो अच्छे क्वेश्चन है। वैसे कॉन्सेप्ट आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक का पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को कहाँ से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक तो पूरी थ्योरी पढ़िए, 2-3, और कम से कम इनऑर्गेनिक कम से कम आपको कम से कम 3 से 5 बार टाइम पढ़ना चाहिए, 5 बार पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी से पढ़ें तो जितने भी आपका पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, मेटलर्जी है, ये सारा पोर्शन आप वहाँ से एनसीईआरटी से खत्म करिए, चाहे 11th की हो या 12th में। जैसे पी ब्लॉक आपका 11th और 12th दोनों में है तो दोनों से पढ़ लीजिए, एस ब्लॉक आपका 11th में तो 11th से पढ़ लीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाद आप नोट्स पढ़िए, जो हम लोग नोट्स आपको कराएंगे, नोट्स केमिस्ट्री के मोर देन सफिशिएंट है। जितनी चीज़ें बता दूंगा उससे बाहर चीज़ें नहीं आने वाली हैं, तो उतनी चीज़ों को फोकस करिएगा। और उस नोट्स के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, ये सारी चीज़ पढ़िए, बट इन चीज़ों को जरूर पढ़िए, इसको जरूर से जरूर पढ़िए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नोट्स पढ़िए, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद अगर आप जैसे नेट पे आपको फ्री बुक मिल सकती है जीआरबी की भी मिल सकती है, तो जीआरबी की पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। या आपने जो यूपी बोर्ड के हैं तो केएन शर्मा की बुक पढ़ी होगी, या सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपके में जो भी बुक चल रही है प्रदीप या जो भी, उसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उसको पढ़िए। मतलब थ्योरी तो पढ़ने का टाइम नहीं आपके पास, क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद अगेन सेम चीज, कम से कम आप लोग 15 साल 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना ही है। और अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी लगाते हैं तो इसमें भी आपको यही करना है कि जो हो गया, जैसे मान लीजिए अभी आपने जो एग्जाम दिया, अभी आपने अप्रैल में से पहले एग्जाम दिया होगा, ठीक है, मार्च वाला दिया, उसके पहले दिया, ठीक है, फेब वाला दिया, तो जो भी दिया है वो पेपर भी इंक्लूड करके पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें, तो वो भी पढ़िए पूरा। तो 2020 का जो पेपर है वो 2019 का, 18 का, और जो 21 में हो चुका है वो भी पेपर आप वो प्रीवियस ईयर में लेके चलिए, और ऐसे करके आप पीछे चले जाइए, और धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को स्टार्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, नोट्स आपको जो मैं दे रहा हूँ वो पढ़ना है, जीआरबी अगर पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, या 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। और जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर कराऊंगा, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी आए इन चीज़ों को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको मिनिमम से मिनिमम केमिस्ट्री में पढ़ना है। या आपके जो हमारी योजना है अभ्युदय योजना, यहाँ पे भी आपको कुछ पीडीएफ, कुछ नोट्स, कुछ एनसीईआरटी के पार्ट वो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करें। और एनटीए एक टेस्ट भी ले रहा है, जो आपकी टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, जो बॉडी है एनटीए, एनटीए की साइट पे आपको कुछ उनके पेपर्स मिलेंगे, उन पेपर्स को भी डाउनलोड करके एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 से 5 कुछ पेपर आप जरूर करें। तो अगर 5 पेपर यहाँ पे कर ले रहे हैं और 15 साल के क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, तो आपका मई वाला पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चा अभी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अभी मान लीजिए उसने प्रिपेयर कर लिया और आपकी क्लास अभी से स्टार्ट हो रही, आपका 10 दिन का समय है, तो 10 दिन के लिए स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि आप एनटीए का ही पेपर लगाइए, एनटीए का पेपर लगाइए। डेफिनेटली आपको 4 से 5 क्वेश्चन डिक्टो या उसी कॉन्सेप्ट से सेम मिलते जुलते आ जाएंगे, और मे भी ऐसा हो कि डेटा भी वैसा ही आ जाए, मे बी, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, बट मैं कह रहा हूं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि वैसा ही डेटा भी आ सकता है। तो बिना घबराए आप इस तरह से पढ़िए। तो केमिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो आपको मैथ्स सर गाइड कर लेंगे, फिजिक्स सर गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक्स वाइज, आपके नोट्स वाइज, आपके टाइम वाइज। और दूसरी चीज़, आप में से कितने लोग 7-8 घंटे पढ़ते हैं? कम से कम अभी 8 घंटे पढ़ रहे हैं। जो भी लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कम से कम 8 घंटे, वो सेफर जोन में है, मतलब वो सेफ है। कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। आपकी जो भी कंडीशन है, जैसे भी है, आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तब आप अपने सिलेक्शन की तरफ जाएंगे।
मिनिमम आप 8 आवर्स की स्टडी करिए और टाइम को डिवाइड कर लें 8 आवर्स में। 8 आवर्स में आपकी दूसरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ने के बाद किसको अपने टाइम को कैसे बाइफरकेट करें। जैसे मान लीजिए आपकी मैथ्स अच्छी है बट थोड़ी सी फिजिक्स में प्रॉब्लम है और केमिस्ट्री नहीं आती, तो मैथ्स के टाइम थोड़ा कम दीजिए। ऐसा नहीं कि ना दीजिए, इसे 1 घंटे दीजिए, इससे आपने 2 घंटे दे दिया, इससे आपने 3 घंटे दे दिया। अब आपके पास जो 2 घंटे बच रहे हैं उसमें आप इसके पेपर सॉल्व करिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, तब आप जाके बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो कम से कम आप 8 घंटे पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक है उस पर ज़्यादा टाइम लगाइए, जो कम वीक जिसको आपको लगता है कि आपको आती हैं चीज़ें उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगाइए। जीरो मत कीजिएगा। अगर आपने यहाँ गलती कर दी, इसको जीरो कर दिया तो पता चला एग्जाम में आप माइनस हो जाएंगे। ये गलती मत कीजिएगा कभी भी। अगर आपने पढ़ना उस सब्जेक्ट को बंद कर दिया जो आपका स्ट्रांग है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आप माइनस में पहुंच जाएंगे। तो एटलीस्ट आप एग्जाम में माइनस पे ना पहुंचे तो कुछ टाइम उस सब्जेक्ट को भी जरूर दीजिए, भले आपका स्ट्रांग है। सेकंड चीज, जो आपका थोड़ा सा वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बट एग्जाम के समय में उसके क्वेश्चंस को जरूर आप इवेलुएट करिए। इवेलुएट करके करिए, ऐसा नहीं कि आया और आपने सीधा सा फॉर्मूला लगाया कर दिया, तो ये मत कीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी गलतियां हो जाएंगी। तो ये इन चीजों को भी थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये है, आप अपने घंटे को डिवाइड कर लीजिए, अपने टाइम्स को डिवाइड कर लीजिए, अपने टीचर्स यानी हम लोगों से भी हेल्प लीजिए जैसा आपको समय मिलता है। जैसे क्वेश्चंस हैं आप पूछिए, उसको जानने की कोशिश करें तो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए अब थोड़ी सी बातें और भी कर लेते हैं, हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कौन सी चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कब पढ़नी है, क्या करना है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब थोड़ा सा देखिए, अगर मैं थोड़ा वेटेज की बात करूं, वेटेज की बात करूं कि किस पोर्शन का कितना वेटेज होता है, क्या क्या आता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखिए फिजिक्स में और मैथ्स में आपके फिजिक्स सर या मैथ्स सर आपको बेटर बता देंगे मुझसे कि आपको किस तरह से मूव करना है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में देखिए आपके ये 3 पोर्शन है। एक तो आपका फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए, इसका पहले वेटेज बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली इसका जो वेटेज होता है 35% से 40% तक इसका वेटेज होता है। कभी 35% आता है, कभी 40% आता है, लगभग ऐसा होता है। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में भी 35 से 40% तक इसका वेटेज होता है। ये इसका वेटेज है जिससे आपको पता रहे कि मुझे आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है। और रेस्ट जो है आपका 25% अप्रॉक्स 25%। अब ऐसा नहीं कि ये 40% आ रहा है, ये 40%, ऐसा नहीं होता। कभी ये 40 आता है, कभी ये 35 आता है, कभी ये 40 आया, कभी दूसरा वाला 35 आ गया। तो रेस्ट जो बचा वो पार्ट आपका इनऑर्गेनिक का आएगा। तो ये होता है चैप्टर को जो पढ़ने का पार्ट है वो ये है। अब दूसरी बात जरा ध्यान से सुनिए। फिजिकल केमिस्ट्री पता चल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चल गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चल गया। इनऑर्गेनिक में चाहे एग्जाम मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, या इंडिया में 12th के बाद कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी केमिस्ट्री आती है, उसमें आपको एनसीईआरटी से ज्यादा, एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी याद रखिए। कुछ बच्चे होते हैं जैसे पीटर, एक हुई की बुक है, हुई की बुक आती है, तो वो सब नहीं पढ़ना है।
हुई तो बहुत हायर लेवल पे चली जाएगी। कुछ और भी बुक्स होती हैं, उन सब किसी भी बुक्स को आपको नहीं पढ़ना है इनऑर्गेनिक के लिए, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एनसीईआरटी पढ़ जाइए। फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनिक, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट होनी चाहिए लॉजिकली। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी 11th का पार्ट वीक है, 11th पार्ट अगर वीक है तो पहले आप 11th का 2 चैप्टर, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीओसी और आइसोमेरिज्म, मतलब इसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और आइसोमेरिज्म मतलब इसको हिंदी में समावयवता बोलते हैं, समावयवता। तो आइसोमेरिज्म पढ़ना है और जीओसी पढ़ना है, ये 2 चैप्टर आप पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक का, इससे बहुत ही मेजर पोर्शन आपके आएंगे। दूसरा, जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद आपको कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी आपको पढ़ना है। तो 2 पार्ट आपको जरूर पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर इन 2 पार्ट को आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप कम से कम कुछ नहीं तो 25% तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 20 से 25% क्वेश्चन आपके ये 2 पोर्शन, जीओसी आइसोमेरिज्म, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में मतलब आपका एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करता है। तो ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए, तो आपका जीओसी पढ़ लीजिए, बस इससे आपको 25% आएगा। रेस्ट आपका बायोमॉलिक्यूल, अभी तो बायोमॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा आपको वहां पे देखना होगा, बट जो बता रहा हूं इसको आप पढ़ लेंगे तो अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है तो काम चल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप 11th का जो पोर्शन है वो जरूर आप फोकस करें। 11th के क्वेश्चन जो भी पोर्शन है उसका थोड़ा बेसिक वाला पार्ट जो है वो उससे आप कवर कर लें, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सही हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएंगे, और जो भी आपको अच्छा लगता है, एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि आप जब भी आप केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो एनसीईआरटी डेली पढ़िए, एनसीईआरटी, क्योंकि आप इसे एक बार पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, और एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है और वो गलत हो जाएगा। तो बेटर ये है कि एनसीईआरटी आप कम से कम 3 बार पढ़ें, कम से कम 3 टाइम। तो डेली अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आपका 1 महीने के बाद जो एग्जाम होगा, 1.5 महीने के बाद, उसमें आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री में और मैंने चीज़ों को बता दी आपको। तो आपको स्ट्रेटेजी वाइज मैंने आपको बता दिया। जो नीट की तैयारी कर रहा है उसको भी लगभग ऐसा ही पैटर्न होता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं नीट में, जेई में कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा फोकस कर लीजिए तो चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं, क्योंकि अभी तक आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अवेयर हो चुके होंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक, तो अब चैप्टर जो है जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जो कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले, उस चैप्टर के पहले आपको थोड़ा सा एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बोलूंगा भी। 1 मिनट मुझे टाइम दे दें। कि आप पीरियोडिक टेबल जरूर रख लीजिए, आप सभी अपने पास पीरियोडिक टेबल रख लीजिए। और अगर आपके पास अभी पीरियोडिक टेबल है या एनसीईआरटी का बुक है, तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आवर्त सारणी दिया होगा, पीरियोडिक टेबल, उसको आप अभी रख लीजिए। मैं आपको अगली क्लास में भी इसे बताऊंगा, और आज मैं इसको आपको याद करने का ट्रिक सिखा देता हूँ। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी, और अभी भी मैं आपको इसका एक ट्रिक सिखा देता हूँ।
तो पहले तो आप एनसीईआरटी से चीज़ों को आप बुक निकाल लीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं फिगर से उसे टैली कर लूँगा। देखिए पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, बट पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बेसिक है, केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हमें पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहला चैप्टर आप जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और दूसरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो होगा पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको आप हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। और ये है आपका आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्ती गुण ऐसे करके है, आवर्ती गुण, ठीक है। तो ये है आपका 2 चैप्टर है। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखिए बेसिक पार्ट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, और यकीन मानिए कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में याद करा देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं उसके कुछ बेसिक्स की बात बता देता हूँ। देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे बना हुआ है वो ध्यान रखिए। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा आपको जी, ऐसा, ये 2 कॉलम है आपको इधर, ठीक है। फिर नीचे इसमें आपको 10 कॉलम मिलेंगे, यहाँ पे 10 कॉलम मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैसे आप यहाँ पे आते हैं, और कुछ पार्ट आपके नीचे बने हुए यहाँ पे, मैं आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने का निमोनिक्स बता दूं क्या? निमोनिक्स ट्रिक कैसे बताऊं, कैसे लर्न करेंगे आप इसे पीरियोडिक टेबल को। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है ना, इसके बाद ये कुछ ऐसे डिवाइड होता है, मतलब ये 6 पार्ट में और डिवाइड होता है, 6 पार्ट में और, ये 13 14 15 16 17। ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा सही। ठीक है, पहले तो 2 इधर, फिर आपको 10 यहाँ पे मिलेंगे, फिर आपको 6 यहाँ मिलेंगे, 13 14 15 16, यहाँ 2 होगा, सॉरी एक ही आया यहाँ पे, 2 होगा, तो ये हटा दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक। और 2 आपको ये नीचे मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो ये लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, जो आपकी खड़ी सी लाइन है, वर्टिकल जो बोलेंगे, वो आपकी 18 वर्टिकल लाइन्स होती है। कितनी वर्टिकल लाइन्स होती है? 18। और ऐसे जो लाइन होती है ना, देखिए ये आपकी 7 लाइन होती है, जैसे 7 लाइन होती है, ये 7 लाइन होती है। तो जो 18 वर्टिकल लाइन है ना, इसे आप बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप। और जो 7 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी इस तरह से, इसे आप बोलते हैं पीरियड, पीरियड। ये ग्रुप है और दूसरा वाला क्या है? पीरियड है आपका, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी चीज ध्यान रखिए कि ये तो पीरियोडिक टेबल का बेसिक हो गया, और हर चैप्टर में, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो, आगे के चैप्टर में पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, हर चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा ही आएगा। ध्यान रखना है आपको, आने का चांस हमेशा रहता है, ठीक है। और खुद पीरियोडिक टेबल से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आते हैं, मतलब डैम श्योर आएगा ही आएगा। तो जब इस चैप्टर की बात करेंगे तो उस चीजों की बात करेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें क्लियर हो गई कि हमें पीरियोडिक टेबल में क्या करना है। 18 आपके वर्टिकल लाइंस, मतलब उसे
जिसे खड़ी लाइन आप बोलते हैं, और 7 आपके पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करेंगे। और इसमें 2 ग्रुप आते हैं, और टोटल जो एलिमेंट आपके अभी तक डिस्कवर हो गया, बेसिकली ये 118 एलिमेंट की बातें की जा रही हैं। 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। तो 114 कभी इसमें अमेरिका और रसिया में भी लड़ाई हुई थी, तो वो भी बताऊंगा आपको जब इस चैप्टर पे आऊंगा। तो एक एलिमेंट था जिसके लिए दोनों कंट्री में लड़ाई हो गई थी। तो अब हम आपको बस बात करेंगे इस चैप्टर की, और इसको मैं निमोनिक्स बता रहा हूं आपको, इसको निमोनिक्स से याद कर लीजिए। जैसे देखिए ये आपका क्या है, बेरिलियम है, बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, ये थोड़े से मैं इसे रब कर लूं। सो आप लोग बस हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को सिलेक्शन जरूर होगा। थोड़ा सा अभी सिचुएशन ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी उसमें चीज़ों को हैबिचुअल होइए, तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसको निमोनिक्स से कैसे याद करेंगे ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है आपका ना, दिस इज द बेरिलियम, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम। पहले हम सेकंड ग्रुप से बात कर रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको आप याद ऐसे करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, लाइक दैट। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। आप इसे राइट डाउन कर लें, ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद हम, और जितनी बात मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो जेई मेंस, एडवांस या नीट, कुछ भी हो। जितनी लाइन बता रहा हूँ उतनी ही लाइन पूछी जाएगी। अगर मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं तो ये नहीं पूछा जाएगा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसकी बात करूं, अगर से ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए इसको याद कर सकते हैं आप। बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, तो ऐसे याद कर लीजिए, BAL, बाल गंगा इंडियन तिलक। अब ये नीचे वाले की जरूरत नहीं, नीचे वाला बाद में डिस्कवर हुआ था, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। बाल गंगा इंडियन तिलक, या आप इसे ऐसा याद कर सकते हैं, सब्जी लेने जाते होंगे आप मार्केट में, सब्जी लेने जाते होंगे तो बैगन, आलू ये सब लेके आते होंगे, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, बैगन, आलू, गोभी इन थैला, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। तो आई थिंक सेकंड वाला आपका जो 13th ग्रुप है ये भी आपको लर्न हो गया। ये देखिए 13th ग्रुप है। ये देखिए 16th वाला जो 14th ग्रुप है, जो कार्बन वाली फैमिली है, इसे आप लर्न करिए, इसको निमोनिक्स है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन लेड। इसका नाम पहले देख लीजिए, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन लेड। तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए आपका ये कान है ना, कान आप देखिए, कान पकड़ लीजिए। और हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी गदा से पिटाई करते हैं, ठीक। तो अगर आपकी गदा से पिटाई कर दी जाए कान पकड़ के, पिटाई करते समय कान पकड़ना पड़ेगा, तो इसको कैसे याद करेंगे, कान, सिलिकन, गदा से पीटो, कान, सिलिकन, गदा से पीटो। क्लियर है, कान, सिलिकन, गदा से पीटो। तो आपको 14th ग्रुप भी लर्न हो जाएंगे। अब हम 15th ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और इसको अगर आप वीडियो को चला के दोबारा कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं छूटता है तो वो भी याद कर लीजिएगा, मैं सेकंड क्लास में फिर से बताऊंगा आपको। तो अगर मैं इसकी बात करूं 15th ग्रुप की, जो आपकी नाइट्रोजन फैमिली जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसको याद करिएगा, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर को जानते हैं ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या को, सभी को जानते हैं आप, याद रखिएगा इसको, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार। क्लियर है, ऐसे याद रखना आपको, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार। अब इधर से आ जाइए 18th ग्रुप की अगर हम बात करें, जो 16th ग्रुप है आपका, 16th ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टिलीरियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद करेंगे, ऑक्सीजन, सिलीरियम, टिलीरियम, पोलोनियम को आप याद करिए। 1 सेकेंड, सीना, टीना, पूजा, नाम याद रख लीजिए, अपने क्लास के जो स्टूडेंट है उनका नाम रख लीजिए, किसी को चढ़ाने के लिए रख लीजिए, तो वैसे याद रख लीजिए। जैसे कोई आपको एग्जाम में परेशान करता है तो आप बोलते हैं ना 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, दैट इज द 1 सेकेंड, सीना, टीना, पूजा। इस तरह से आपको न्यूमेरिक से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। फिर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको लर्न करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी।
अभी क्या है, कोविड है, कोविड में कोई बाहर घर से नहीं निकल रहा है, आप भी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तबीयत खराब हो जाएगी तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो कभी कभी बाहर निकलिए। तो यही यहाँ बोला जा रहा है, फिर कल बाहर आई, मतलब फिर कभी आप कभी कभी बाहर आ रहे हैं, तो फिर कल बाहर आई, या आप अपना नाम रख लीजिए अमित, फिर कल बाहर आया अमित, ठीक है। तो ये आपका निमोनिक से इन चीजों को याद कर लीजिए। एक आपका ये हाइड्रोजन वाली फैमिली बच रही है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मिर्जापुर में बोलते हैं ना, जल्दी सफर नहीं करूंगा, तो बोलते हैं ना हाली ना करब सफर, तो दैट इज द हाली ना करब सफर। तो इस तरह से आप इस वाले फर्स्ट ग्रुप को याद कर लीजिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, और इतनी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ आपको स्कैंडियम टाइटेनियम से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट स्कैंडियम टाइटेनियम के निमोनिक्स नहीं याद करें तो ज़्यादा बेटर है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे वो हाइड्रोजन फैमिली हो, चाहे वो बेरिलियम वाली फैमिली हो, चाहे वो बोरान वाली फैमिली हो, कार्बन वाली फैमिली हो, नाइट्रोजन वाली फैमिली हो, ऑक्सीजन वाली फैमिली हो, या फ्लोरीन वाली फैमिली हो, इन्हीं सभी से आपके 90% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के इसी से आएंगे, 10% क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको पूछ लिया, कभी कभी जो नीट की तैयारी कर रहा है उसमें गोल्डेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, तो ये मैं आपको क्लास के समय बता दूंगा। और ये लास्ट वाला आपका बच गया, यहाँ पे ये थोड़ी सी मुझे दिखने में दिक्कत हो रही है, हाँ देखिए ये, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये भी अगर आप अपना निमोनिक्स बना सकते हैं तो बना लें। हमने इसे इस तरह से बनाया था, हीना, नीना और करीना का एक्सरे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे। तो इस तरह से आप, अगर आपको लर्न है तो दैट इज गुड, बट अगर आपको नहीं लर्न है तो इसे आप इस तरह से लिख के कोशिश करें कि याद कर लें। और नेक्स्ट क्लास तक आपको अगर आप पीरियोडिक टेबल याद रहेंगी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और इन चीज़ों को हम अपने फ्लो में लेके आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप इसके लिए तैयार रहें कि हम अभ्युदय योजना की तरफ से जो भी फैसिलिटी आपको दी जा रही है, जो भी फ्री क्लासेस हैं या जो भी निःशुल्क क्लासेस दी जा रही हैं, आप भी कोऑर्डिनेट करें अपने फैकल्टी से, अपना जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है वहाँ से, और धीरे धीरे चीज़ों को गेन करिए और अपने रैंक की तरफ कोशिश करिए। आप डेफिनेटली अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपके रैंक आज नहीं कल श्योर एंड सर्टेन आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेटजी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर दिया आज, कि कैसे आपको स्ट्रेटजी, कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है केमिस्ट्री वाइज। और जब मैं टॉपिक वाइज भी बात करूँगा तो वहाँ पे भी मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में इतनी चीज़ पढ़ लो बस, और उससे ज़्यादा आता भी नहीं। तो होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और फिर हम नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग मिलते हैं। ओके, चलिए। और जा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा इसे रेगुलर रहने की कोशिश कीजिएगा क्लास में, सो दैट हमारा भी टेम्परामेंट बना रहे और आपका भी टेम्परामेंट उसमें इन्वॉल्व रहे।